दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है? दोस्तों, यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र, जहां 48 यानी कि 48 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां बीजेपी फंस गई है, बहुत बुरी तरह फंस गई है। इतनी बुरी तरह कि उसको डर है कि कहीं वो 2014 और 2019 वाला जो प्रदर्शन उसका महाराष्ट्र में था वो भी दोहरा पाएगी कि नहीं दोहरा पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस महाराष्ट्र में उसने 2 पार्टियां तोड़कर 4 पार्टी बना ली, वहां वो खुद 4-4 हो जाए, यानी कि बुरा हाल उसका हो जाए। जमीन पर महाराष्ट्र में क्या हालात हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज उद्धव ठाकरे ने एक प्रत्याशी को सुबह 9 बजे टिकट दिया और 10 बजे उस प्रत्याशी को ईडी का नोटिस मिल गया, 3 साल पुराने मामले का नोटिस। तो सवाल यह कि महाराष्ट्र आखिर बीजेपी के चाणक्य को क्यों डरा रहा है? महाराष्ट्र में क्या बीजेपी सबसे बुरे स्थिति में, सबसे बुरे नतीजों को देखने के लिए तैयार है? महाराष्ट्र कैसे बीजेपी के सपने को तोड़ सकता है? इस पर आज विस्तार से हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बड़े जानकार से। तो इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार राजू पेरुलेकर जी जुड़ गए हैं। देश के जाने माने बड़े पत्रकारों में से एक है। अन्ना हजारे केजरीवाल को बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि इस आंदोलन को शुरुआत में बहुत करीब से समझा है, जाना है, और आज के दौर में यूट्यूब के बड़े साज में से एक है। जितनी बेबाकी से राजू जी बोलते हैं यूट्यूब में, बहुत कम लोग बोलते हैं। राजू जी, एक बड़ी अजीब सी अभी खबर आई आपके महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर को जैसे ही टिकट दिया गया, सुबह 9 बजे 10 बजे उन्हें ईडी का नोटिस मिल गया, 3 साल पुराना। ये तो मतलब गजब का काम हो रहा है, ये घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। ईडी तो है ही इसलिए कि हमारे जो पुरानी सरकारें थी, ईडी इसलिए बनाया था कि आगे जाकर मोदी सरकार जब आएगी तो नॉस्ट्राडेमस ने उनको बोल के रखा था कि उनको सत्ता में हमेशा के लिए रहने के लिए ये डिपार्टमेंट काम करेगा, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट को बना के रखा था इनके लिए, तो अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमोल कीर्तिकर के फादर जो है, पिता जो है, वो ऑलरेडी शिंदे गुट में जा चुके हैं। और अमोल कीर्तिकर, देखिए, मैंने एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत करीब से हर देश में, हर क्षेत्र में जो उम्मीदवार हर पार्टी खड़ी कर रही है उसको देख रहा हूँ। तो मैं आज तक इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि उद्धव ठाकरे ने 20 जो उम्मीदवार दिए हैं, वो 20 के 20 उम्मीदवार जीत सकते हैं। ऐसे में हो सकता है 1-2 हार जाए, लेकिन देते वक्त उसने कोई कोताही नहीं बरती। ऐसा कैसे लगा आपको? मुझे मालूम है कई उम्मीदवार तो हमेशा जीतने का वो रखे हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है। कई उम्मीदवार वो जो है, जहां दूसरे पार्टी के पास उसकी कोई काट ही नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट अगर कांग्रेस देती महाराष्ट्र में तो गजब हो जाता, 40 सीटें आ जाती दोनों की मिलकर। लेकिन कांग्रेस ने इतनी, यहाँ भी वो कांग्रेस तो हमेशा उसमें बहुत तत्पर होती है कि जहां जीत भी मिल सकती है वहां हार में उसको चेंज कर सकते हैं। तो उनकी उम्मीदवार की लिस्ट देखी जाए तो उसमें इतना पेच है कि कौन जीतेगा कौन। हालांकि कांग्रेस के वोट परसेंटेज ज्यादा है महाराष्ट्र में शिवसेना से, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की लिए सहानुभूति जो है, पर्सनल, जो जैसे राजीव जी के लिए इंदिरा जी के गुजर जाने के बाद थी, वैसे महाराष्ट्र में उद्धव के लिए बहुत बड़ी सहानुभूति है। और उन्होंने, मतलब सहानुभूति किस चीज की, कि बेटे से पार्टी छीन ली? बाला साहब के प्रति महाराष्ट्र में जो एक भावना थी, उन्होंने आखिरी भाषण में कहा था, मेरे बेटे उद्धव और मेरे पोते आदित्य को संभाल लीजिएगा। तो ये बात कहने के बाद शिंदे ने जिस तरह से उनको संभाला, वो देखते हुए उस पर बहुत गुस्सा है लोग। और ये बात का अभी कितना गुस्सा है ये अंदाजा भी नहीं है लोगों को। लेकिन बीजेपी के पास तो एक और ठाकरे आ गए ना, राज ठाकरे वहां अमित शाह से मिले हैं। लेकिन बीजेपी को ये तो पता होना चाहिए कि राज ठाकरे को वो अच्छे नेता है और उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन बाला साहब ने अपने होते हुए उनको बेदखल कर दिया था पार्टी से, तो उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी तस्वीर या मेरा कोई चिन्ह आप इस्तेमाल मत कीजिए, ये साफ तौर पे उन्होंने राज ठाकरे जी को कहा था। तो वो आने से या ना आने से बीजेपी को कोई फायदा नुकसान होने वाला नहीं है। राज ठाकरे अपने आप में एक करिश्माई नेता है
लेकिन उनका करिश्मा तब चलता है जब वो अकेले होते हैं। वो किसी के साथ जाते हैं तो उनका करिश्मा समस्या में आ जाता है। जैसे कि 2014 से उनकी प्रॉब्लम शुरू होगी, तो शुरू ही इसलिए होगी क्योंकि वो उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया। लोग चाहते कि राज ठाकरे अकेले लड़े, और वो नहीं लड़ रहे हैं। और वो बाला साहब की चिन्ह पे, या बाला साहब का जो इन्होंने अगवा कर लिया है जिस तरह से, उनके साथ जाने से उनको भी नहीं फायदा होगा, ना उन पार्टियों को भी होगा जो पार्टियां उनको साथ दे रही। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा। राजू जी, यूपी के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र है, 48 सीट, 48 सीट्स। लेकिन 2019 से अब में चीजें ऐसी हो गई कि दो पार्टियां 4 बन गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जितनी भी तोड़ फोड़ और जितना भी साम दाम दंड भेद सब कुछ किया गया, उसके बाद क्या अब निश्चिंत वाली स्थिति में आ गई है महाराष्ट्र में बीजेपी कि चलो इतना करने के बाद हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि यहाँ मिनिमम लॉस तो नहीं होगा? इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद सीधे महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव भी होने। महाराष्ट्र में बीजेपी को मैक्सिमम लॉस होगा। उम्मीदवार को देख के मैं बताता हूँ। थोड़ा बहुत फायदा जो होगा वो कांग्रेस ने गलत उम्मीदवार दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप सोच लीजिए, नांदेड़ में ऐसे कई हैं, डॉक्टर संजय कदम है, डॉक्टर किन्नाड़कर है, जो अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे। मराठा होने के बावजूद भी अम्बेडकरवादियों के तबके में उनके प्रति सहानुभूति थी। लेकिन कांग्रेस ने वोट, अगर टिकट किसको दिया है, वसंत चौहान जी को दिया है। वसंत चौहान जी अशोक चौहान जी के बिना कुछ भी नहीं है। अशोक चौहान जी जो कहे वो वसंत चौहान जी के लिए फाइनल है। वो आज भी ये कहते हैं कि मैं अभी तक कांग्रेस में हूँ, इसका मतलब समझिए। दूसरा, वो डायलिसिस पे हैं, यानी उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती, वो डायलिसिस पे हैं। और तीसरी बात यह है कि अंबेडकर वोट का बहुत बड़ा तबका जो है नांदेड़, पर्टिकुलर नांदेड़ में, वो पूरी तरह से वसंत चौहान जी को उसके वोट देने के खिलाफ है। उनका वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस को देने के तैयारी में थे, लेकिन कांग्रेस को नहीं चाहिए ऐसा उम्मीदवार उन्होंने दिया। ऐसी कई गलतियां कांग्रेस ने उम्मीदवार को चुनते हुए की है, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, वरना पूरी तरह से जमीन उनके लिए तैयार थी। जैसे उद्धव ने समझ लिया। एक दो जगह ऐसा हुआ है कि जो वर्षा गायकवाड़ जी ने आज ट्वीट डाला है, एक दो जगह ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करने के पहले ही उद्धव ने अपने डिक्लेयर कर दिए वहां पर, जहां पर कांग्रेस या शिवसेना का खड़ा रहेगा, इस पे निर्णय नहीं हुआ था महाविकास आघाड़ी। लेकिन उद्धव जी ने जो किया है वो मुझे गलत नहीं लगता। एक तो सांगली में, सांगली परंपरा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब सांगली में वो बात वसंतदादा पाटिल जो थे, उनकी विरासत की वजह से जो गढ़ था, वो बात अब सांगली में कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस पूरा हिंदुत्ववादी बन चुका है। भिड़े गुरु जी वो सब उधर के ही हैं, और वहां पर अगर बीजेपी को काट कोई दे सकता है तो शिवसेना ही दे सकती है, क्योंकि उनको अंदर से वो जानते हैं। तो वहां पर अगर उद्धव ने अपने उम्मीदवार को डिक्लेयर कर दिया है तो वो गलत नहीं किया। दूसरा, मुंबई के कुछ उम्मीदवार उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, इससे कांग्रेस अस्वस्थ है, वर्षा जी ने लिखा भी है। लेकिन इतनी देरी, 15-20 दिन रह गए हैं आप एक्चुअली इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, तब तक देरी करके मुंबई जैसा गढ़ हाथ से निकल जाए, ये उद्धव तो नहीं कर सकता ना। उद्धव को मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस का तो आखिरी दिन तक चलता रहेगा। कांग्रेस मैंने कहा राहुल जी क्या सोच रहे हैं, तो मुझे किसी नेता ने कहा कि राहुल जी न्याय यात्रा के बाद तो दिखे नहीं। तो कांग्रेस की जो ये प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग, तो निर्णय कौन लेगा, तो वो वाली निर्णय लेने की क्षमता। मैं इसी पर आगे राजू जी, मैं महाराष्ट्र के साथ साथ देश के परिदृश्य में जानना चाहती हूँ। बहुत सी इस बीच ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे बन सकते थे सरकार के खिलाफ, लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल के नाते आपको लगता है कि विफल रही कांग्रेस, और अगर रही तो क्यों रही, वजह क्या है इसकी? कांग्रेस विफल रही का मतलब, हम कांग्रेस के लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कांग्रेस के ट्रोल ज्यादातर गुस्सा करते हैं कि आप सारी बातें कांग्रेस पे ही थोप देते। हम कांग्रेस पे थोपते हैं क्योंकि कांग्रेस के हम अपेक्षा करते हैं। हम कांग्रेस के बिना कोई अपेक्षा किए हुए हम कांग्रेस के लिए लिखते हैं, मतलब कांग्रेस को उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं, सलाह देते हैं, और ना ही हम कांग्रेसी हैं। पहली बात तो हम नागरिक हैं, हमें आजादी चाहिए, और आजादी देना विपक्ष का काम है, क्योंकि अब सत्ता पक्ष फैसिस्ट राइटिस्ट बन गया है। इसलिए तो कांग्रेस को हम मांगेंगी, कांग्रेस की कमियां गिनाएंगी, ये बात तो स्पष्ट है। तो कांग्रेस की बात यह आपने बोला, जो
सबसे बड़ी बात यह कि कई जगह पर देश में कांग्रेस के लिए इतना अच्छा वातावरण था, लेकिन कांग्रेस की निर्णय क्षमता जो है वो, अभी मैंने वसंत चव्हाण जी का उदाहरण दिया, वो जो डायलिसिस पे है जो उम्मीदवार एक बार एमएलसी बने थे और वो भी अशोक चव्हाण की वजह से बने, और वो अशोक चव्हाण जी जो कहते हैं वही उनके लिए सही है। ऐसे उम्मीदवार को, जबकि डॉक्टर किनाड़कर 10 साल से उनके अशोक चव्हाण के खिलाफ लड़ रहे, कांग्रेस ही है। डॉक्टर संजय कदम, उनकी छवि अच्छी है और पूरे अम्बेडकरवादी वोट है, उनको वोट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस को पता ही नहीं क्या चल रहा है नीचे। आप सोचिए, जो व्यक्ति, बाकी मैं ये नहीं कहता कि किसी की बीमारी पे वो किया जाए, लेकिन हफ्ते में 2 बार डायलिसिस लेने के बाद ही काम कर सकता है, ऐसे उम्मीदवार बनाने से और अच्छा। बाकी तो सारी बातें छोड़िए, मैंने बताई हुई, तो भी कांग्रेस ने मालूम ही नहीं होगा ऊपर। तो मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस अपनी निर्णय प्रक्रिया को सुधारने में इतने सालों में, 10 साल में, इतनी नाकामयाबी और इतने हार मिलने के बाद भी नाकामयाब रही है। कांग्रेस में निर्णय कौन लेता है इसका अभी तक किसी को अंदाजा ही नहीं है। उस दिन शशि थरूर भी अचंभित हो गए थे जब सुनील शर्मा का नाम आ गया। उन्होंने ट्वीट डाला था, याद है आपको? उन्होंने डाला था कि उसने कोई ऐसा रास्ता बनाया होगा जो 24 अकबर रोड तक जाता है। तो बात ये समझिए कि कांग्रेस में निर्णय प्रक्रिया कैसे होती है, टिकट कैसे बंटते हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी पार्टी में नहीं, लोगों में तो और दूर की बात है। तो मुझे लगता है, मुझे मालूम है, मुझे यकीन है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये व्यक्ति 100% कांग्रेस से चुन के आएगा। उसको छोड़कर सबको वो टिकट दिए जाते हैं, यानी मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक को मालूम होता है। तो ऐसा कई बार संजोग से होता है कि आप उम्मीद करो और उसी को टिकट मिले कांग्रेस में। ये तो लॉटरी होती है, तो ये जुआ जैसे है उनके। तो यही हम इसीलिए इस पर बात कर रहे हैं। दर्शकों को ये लगता होगा कि विपक्ष की आलोचना करना, सरकार से आप सवाल पूछिए। बहुत से हमारे दर्शक यही कहते हैं कि विपक्ष से आप लोग क्यों सवाल पूछते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए एक मुख्य विपक्षी दल से सवाल पूछने बहुत लाजिम बनते हैं। लेकिन राजू जी, आपने कहा कि सबसे ज्यादा लॉस बीजेपी को महाराष्ट्र में होगा। एक अगर मोटा अनुमान आप लगाएं, 48 सीटों में कितना गेन, कितना लॉस आप देखते हैं बीजेपी के लिए? क्योंकि बीजेपी के यूपी के बाद सबसे ज्यादा स्टेक महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। अमित शाह बकायदा 2 दिन वहां रहे हैं। देखिए, अगर पूरी तरह से हिम्मत से और पूरी तरह से समझदारी से 20-20 सीट लेकर कांग्रेस और शिवसेना उतरती तो 40 में से कम 38 सीट दोनों जीत सकते थे। बाप रे। अब रही राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद शरद पवार गुट की, शरद पवार, उनके अलग से उम्मीदवार चुन के आएंगे, लेकिन मैं उनको पकड़ता ही नहीं हूँ पहले दिन से, क्योंकि वो अडानी के साथ जो रोज महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, उनको मैं इंडिया गठबंधन में होने की कल्पना से दूर ही रखता। वरना आप समझिए कि कितना बड़ी क्षति बीजेपी को हो सकती है महाराष्ट्र में, और जो होगी ऐसा लगता नहीं है। पूना में, जैसे कि पूना में उन्होंने सही उम्मीदवार दिया है कांग्रेस ने, धंगेकर, वो सही उम्मीदवार है, वो अभी एमएलए हैं, और उन्होंने पूरे बीजेपी भाजपा बहुल यानी आरएसएस बहुल ब्राह्मण वोट जहां पर है, उस चुनाव क्षेत्र से वो विधायक बने, यानी अभी की चुनाव हुआ हो तो वो जीत सकते हैं। उनके सामने तगड़ा वो है, उम्मीदवार है मुरलीधर मोहोळ, लेकिन फिर भी वो जीत सकते हैं। कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवार सही दिए, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने में नाकामयाब रहेगी। इस बार कांग्रेस लड़ने के मूड में, कांग्रेस हमेशा की तरह हताशा, इनर्शिया और लिथार्जी। लेकिन राजू जी, इसमें ये भी तो बात है ना कि मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, अखबारों के इश्तिहार वो लेके घूम रहे हैं, लेकिन अखबार वाले छापने को तैयार भी तो नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आप चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और आप एयरफोर्स की विमान लिए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एयरफोर्स के विमान? प्रधानमंत्री की रोज पूरी रैलियां टीवी चैनल्स पे कटती हैं। आज उनकी तृणमूल कांग्रेस की सांसद के खिलाफ, जो बीजेपी की एक प्रत्याशी हैं पश्चिम बंगाल में, उनके साथ उनकी फोन रिकॉर्डिंग बड़ी एजेंसी चलाती है, फिर सारे न्यूज चैनल्स उसको चलाते हैं। तो ये भी तो एक सच्चाई है ना कि विपक्ष लड़े कैसे? सारे संसाधन एक दल के पास, सारी ताकत उसके पास, सारी मीडिया उसके पास। मैं बताऊं, ये सारी बातें मैं कई बार बोल चुका, कांग्रेस के या विपक्ष के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी राइट फैसिस्ट पार्टी है और उसका जाना बहुत जरूरी है। 2024 के बाद
विपक्ष अगर हारता है तो हम गुलाम हो जाएंगे। ये हम स्टेक पर लगे हुए हैं, दांव पे द्रौपदी लगी हुई है, वो हम हैं, और वो युद्ध है वो खेल रहे हैं पांडव यानी विपक्ष, और दांव पर हम लगे हैं, हम और आप, हमारी जिंदगी लगी है। तो मैं क्यों बीजेपी के पक्ष में बात करूं? प्रॉब्लम यह है कि देखिए, मैं रोज लोगों से, उम्मीदवार, हर पार्टी के उम्मीदवार मुझसे बात करते हैं, यानी वुड बी उम्मीदवार, पोटेंशियल उम्मीदवार और उम्मीदवार। तो कांग्रेस के में लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार से मेरी बात कई बार हुई है, और सही उम्मीदवार है वो खर्चे के लिए पार्टी पे निर्भर नहीं, वो पार्टी को भी चंदा देने के लिए तैयार है ऊपर से, जो अपना खर्चा होगा वो छोड़कर दूसरे एक उम्मीदवार को भी वो गोद लेने के लिए तैयार है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार है लोग, ऐसे ऐसे लोग मुझे मालूम है, लेकिन पार्टी को पड़ी नहीं है। तो अब ये इस स्थिति में मैं कांग्रेस के दोहे गाऊं, ये हो नहीं सकता ना।